टेस्ट ड्राइव। हाँ, तो क्या आपके भी कुछ उतर हाँ, ईमानदार काम। ठीक है सर। चलो सर। शौकत सर, आपने लगातार जो अपनी पढ़ाई लिखाई का एक क्रम बताया, जीवन में आगे बढ़ने का क्रम बताया, तो बहुत एक तरीके से व्यापक और वाइड स्पेक्ट्रम में दिखता है कि आप जगह जगह आपका हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई हुई, फिर आप बिहार चले गए जॉब के सिलसिले में, फिर वापस बिहार से आके आपने इधर ज्वाइन किया, फिर आपका मन MBA के साथ दिल्ली में करने के बाद PhD का बना, आप विदेश चले गए, अमेरिका से PhD करके आए, और आपने फिर एक टीचिंग के प्रोफेशन को चुना। वहाँ पर टीचिंग के अनुभव को और मैनेजमेंट साइंस बिल्कुल शुरुआती दिनों में जैसे डेवलप हुई भारत जैसे देश में और हमारी कम्युनिटी में, इस तरह की न्यू ट्रेंड्स को बहुत कम लोग जानते थे। तो इन सारी चीज़ों के पीछे आपका अनुभव, आपको इस सारी फील्ड में जाने का एक जरिया कैसे कैसे रहा, क्या रहा, थोड़ा सा इसे ब्रीफ करेंगे। देखिए, मेरा जो ये जैसे आपने उसको बताया, ये कोई ये नहीं था कि मैंने ये सोचा था कि ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। ये तो इत्तेफाक या चांस की बात है। होता है कि मैं कुछ कर रहा था, किसी से ऐसी बात हुई कि भाई ये भी होता है, तो ये हुआ कि चलो ये कर लेते हैं। ये सोच के नहीं किया था कि इससे करने से ये हो जाएगा और फिर उसके बाद ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अब एक हिसाब से तो किस्मत कहने की बात भी होती है, किस्मत भी है, किस्मत है। दूसरा ये है कि अगर आपको कुछ कहीं नई चीज़ दिखती है तो आप उसको एक्सप्लोर करते हैं कि भाई क्या है। कुछ लोग करते हैं, जो मेरे साथी लोग रेलवे में हैं, जो थे, बहुत से लोग थे मेरे साथ रेलवे में, उनमें से बहुत कम लोगों ने ऐसे किया। और वो कहते थे यार तेरे को क्या सूझी, मैंने कहा ये कोई पता नहीं क्या सूझी, तो मुझे लगा ये कर लेते हैं। तो बजाय ये सोचने के कि अगर मैं ये अभी करूँगा तो मेरे का इसको आगे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, वो मेरे दिमाग में कभी नहीं था। मैं तो जो मेरे सामने कोई चीज़ आई जो मुझे करने के लिए ऐसी लगी कि भाई चलो इसको करके देखते हैं क्या होता है, वो किया। और किस्मत की बात है कि वो सब ठीक होता चला गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब प्लान था। हाँ, बिल्कुल प्लान नहीं था, बल्कि कई चीज़ें तो मैंने कभी सोची ही नहीं थी। और जब मुझे लोगों ने शुरू में कहा था, मैंने कहा था यार मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन फिर वो मैंने किया। तो ये बड़ा मुश्किल है कहना कि ये ऐसे हुआ, लेकिन हाँ। आप नेचर के संकेतों में आस्था रखते हैं कि जैसे जैसे ज़िंदगी मोड़ लेती गई, आगे बढ़ने के चांस मिलते अब गए। नेचर के संकेत हैं कि क्या है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे हुआ। ऐसे हुआ। मेरी ज़िंदगी में ऐसे होता रहा है। लेकिन एक बात थोड़ा सा आप और स्पष्ट करेंगे तो जनरली जैसे कि हमारी कम्युनिटी की एक जनरल मेंटेलिटी होती है, हम जो थोड़े से भी वेल टू डू परिवार होते हैं वो ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई की तरफ उस तरह से ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अभी तक भी कुछ कुछ ऐसा है। लेकिन आपके फादर तो उस समय पूरी एंटायर दिल्ली के तहसीलदार थे और आप एक अच्छे फैमिली से थे, फादर आपके एडवोकेट भी थे, लॉ बैकग्राउंड से थे, पढ़े लिखे भी थे, सब चीज़ें। फिर आपने कोई बिजनेस या कुछ उस तरह का एम्पायर खड़ा करने का उस तरह का प्लान नहीं किया, आप एक अध्ययन अध्यापन की दुनिया में सीधे देखिए, रास्ते ये कैसे निकले? इसका जवाब तो मेरे माता पिता पे है। जी। हम लोग 5 भाई बहन थे। उन्होंने सबको ये सिखाया क्या, ये कहा कि पढ़ो और अपने पैरों पे खड़े हो। तो नतीजा ये हुआ कि मेरी बड़ी बहन की तो शादी खैर हो गई थी जल्दी, वो तो उन्होंने कुछ किया नहीं प्रोफेशनली। मेरी दूसरी बहन सिविल सर्विसेज में रही सारी उम्र, वहाँ से वो सिविल सर्विस में उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी के उससे रिटायर हुई। मेरे बड़े भाई दोनों फौज में थे, ब्रिगेडियर रिटायर हुए, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक
सर रिटायर हुए, मैं आखिरी था, मैं रेलवे में चला गया। तो हमें ये शुरू से ही वो यानी सिखाया क्या, महसूस कराया कि आपको अपने पैरों पर खड़े होना है। उसमें ये नहीं था कि आप ये काम करो, पढ़ो और फिर तो समझ में आए। हाँ ये है कि मेरे भाइयों को 10-11 साल की उम्र में फौजी स्कूल में भेज दिया गया था, और मैं तो जब स्कूल से पास हुआ मैं तो BSc ऑनर्स फिजिक्स करने चला था। फिर मेरे फादर को किसी ने कहा कि ये UPSC का एग्ज़ाम होता है, इसमें रेलवे में उनका चला जाएगा तो उसकी नौकरी लग जाएगी। तो मैंने उसमें एग्ज़ाम दिया, किस्मत से मैं आ गया, मेरी रेलवे में नौकरी लग गई। तो वहाँ तक तो मेरे माता पिता का असर था। उसके बाद जो मैंने फिर MBA किया, फिर PhD किया, फिर लॉ किया, ये सब इसमें माँ बाप का उतना असर नहीं था। क्योंकि जब मैंने MBA करना शुरू किया तो मेरे पिताजी ने कहा था कि ये MBA क्या होता है, MBA करने का क्या मतलब? हाँ, तब तो लोग जानते भी नहीं, लॉ करो। हाँ। मैंने कहा जी मैं लॉ तो करता नहीं। कहेंगे क्यों? मैंने कहा अगर मैंने लॉ किया तो आप कहेंगे कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करते। तो कह रहे उसमें क्या है? मैंने कहा नहीं, मैं प्रैक्टिस आपके साथ ही करूँ। तो मैंने लॉ नहीं किया। अगर उस वक्त बाई चांस मैं लॉ कर लेता तो शायद मैं वकील हो जाता और उनके साथ काम करता, और फिर उनकी प्रैक्टिस को मैं इनहेरिट करता और शायद आगे बढ़ती वो। लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने MBA किया जिसका ना मुझे पता था क्या है, ना उनको पता था क्या है। फिर वो आगे फिर अपने आप रास्ते पीछे गए। फादर को वकालत इतनी पसंद थी कि जॉब के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने लंबे समय तक प्रैक्टिस की। हाँ, उन्होंने मोटिवेट किया उस तरह? नहीं, उन्होंने 35 साल प्रैक्टिस की और उन्होंने मोटिवेट तो नहीं किया। लेकिन जब मैंने ये कहा कि मैं ये कोई कोर्स कर रहा हूँ MBA, उन्होंने कहा ये क्या होता है? तो मुझे भी नहीं पता था, मैं उनको क्या बताता। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहा है तू, लॉ कर ले। मैंने फिर कहा लॉ तो नहीं करता। मोटिवेट क्या करना? तो उस वक्त उन्होंने कहा। लेकिन उसके फिर पता नहीं 40 साल बाद मैंने लॉ किया, और मेरे जो यार दोस्त थे उस ज़माने में वो कहते थे कि अब तूने अपने फादर का कहना तब नहीं माना, अब मान रहा है। वो तो सब चांस की बात है। फिर आप MBA करके PhD करने US गए? किसके? हाँ, MBA करके फिर मैं एक पब्लिक सेक्टर में चला गया था डेपुटेशन पे। वहाँ एक किसी जूनियर लड़का था, वो नया नया आया था, तो उसने कहा कि सर आप भी कर लेते हैं। तो मैंने कहा यार मैं तो MBA भी बड़ी मुश्किल से किया है, मुझे पढ़ने लिखने में कोई शौक नहीं है, पर नहीं था। तो वो लड़का पीछे पड़ रहा, उसके कहने से मैंने एक दो जगह लिखा। तो फिर वो ऐसे बात हुई कि फिर कहीं एडमिशन मिल गया, कहीं से वो फाइनेंशियल एड थोड़ी सी मिल गई और चला गया। वहाँ से लौट के जब आप जाके अहमदाबाद एज ए टीचर ज्वाइन किए, वहाँ से लौट के मैं रेलवे में ही वापस आया। वापस बिहार आप जमा? बिहार नहीं, मैं वापस आया रेलवे में, और बड़ौदा में एक रेलवे स्टाफ कॉलेज है, ओके, वहाँ मैं प्रोफेसर लगाया गया क्योंकि मैंने PhD किया हुआ था। तो फिर मैं, क्योंकि बड़ौदा अहमदाबाद के नज़दीक है और तब तक मुझे कुछ पता भी लग गया था कि मैनेजमेंट फील्ड में इंडिया में क्या है क्या नहीं है। अहमदाबाद फिर मेरी अहमदाबाद में मुलाकात हुई लोगों से, फिर वहाँ मुझे जॉब ऑफर उन्होंने किया तो मैं वहाँ चला गया, क्योंकि वो अच्छी जगह भी नहीं जाती थी। फिर मैं वहीं रहा, फिर मैं वहाँ से रेलवे वापस गया। उस इंस्टीट्यूट का क्या खास ऐसा एक्सपोजर रहा आपके लाइफ में, और कुछ वहाँ की के बारे में जो आप मतलब इस बहाने से इन जनरल हम सबको समाज को मैसेज भी देना चाहिए? देखिए, मैं उस इंस्टीट्यूट में 22 साल रहा, मैंने पढ़ाया, मैं वहाँ डीन भी रहा, और 22 साल लंबा वक्त होता है उसमें। और वो इंस्टीट्यूट एक ऐसी जगह है या थी, अब तो मुझे छोड़े हुए 15-16 साल हो गए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसी थी कि वो बहुत सी इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी से बहुत फ़र्क थी। वहाँ एक तो आपको ये आज़ादी थी कि आप जो मर्जी करो, आपको पढ़ाना होता था, अपने हिस्से का जितना पढ़ाना है वो पढ़ाइए। उसके बाद आपको कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे। आपको उसके लिए खुली छूट थी, कोई आपको अंकुश नहीं था। लेकिन ये ज़रूर था कि ये नहीं है कि आप कहीं सब्जी की दुकान खोलो
या सब्जी हाँ। की दुकान खोलना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ। लेकिन एक ब्रॉड फील्ड था, उसमें आप जो मर्जी करो। तो मैंने बहुत कुछ किया। मैंने मैं वहाँ पढ़ाता था, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करके एक टॉपिक है, लेकिन मैंने फिर मार्केटिंग भी पढ़ाया। मैंने विदेश जाके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ाया। मैंने विदेश जाके बिजनेस स्ट्रेटजी भी पढ़ाया। तो ये था कि आप यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट। तो वो जो एक खुली छूट होती है वैचारिक तौर पे, वो बहुत बड़ी बात थी। और वो मुझे लगा कि वो मुझे कहीं और मिलेगी नहीं। अगर मैं रेलवे में वापस आता कहीं तो वो वैचारिक छूट नहीं थी कहीं, और यूनिवर्सिटी वगैरह में भी मेरे हिसाब से तो नहीं है। और दूसरी इंस्टीट्यूशन बहुत सी हैं, उनमें भी मेरे हिसाब से अगर है भी तो उतनी नहीं। तो वो मुझे अच्छा लगा, फिर वही रहा। और स्टेबिलिटी थी, एक ही जगह आप रह रहे हैं, कैंपस पे ही मकान था, 3 मिनट में आप घर से दफ्तर पहुंच जाते थे। दफ्तर भी ये नहीं था कि जाओ जाओ ना जाओ ना जाओ, घर में बैठ के काम करो। तो इस तरह की बहुत छूट थी, वो बहुत अच्छा लगा। और उसी चक्कर में मैंने फिर वहाँ रहते रहते मैंने LLB किया। हालांकि जब मैंने रेलवे में MBA किया था, मुझे परमिशन लेनी पड़ी थी कि भाई मैं MBA ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने तो किसी की परमिशन ली नहीं। मैं लॉ कॉलेज में जाके भर्ती हो गया और इवनिंग क्लास में जाता था, फिर मैं अपना काम करता था। रियल में एक एकेडमिक कल्चर जो होता है वो आपने वहाँ जिया। मैंने बिल्कुल जिया, और वो बहुत अच्छा था। और दूसरा पहलू ये है कि वहाँ के जो विद्यार्थी थे, वो उनकी IQ बहुत ज़्यादा थी। वो कहना नहीं चाहिए वो मैनेजमेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड थे कि नहीं थे, वो अलग बात है, लेकिन वो थे सब बहुत होशियार। तो जो भी वो करते थे, जो भी वो करना चाहते थे, वो बड़ी लगन से करते थे। और कुछ होते थे जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, नहीं था तो नहीं था, लेकिन वो उतना पढ़ते थे कि पास वास हो जाए। और नौकरी की तो किसी को फिक्र थी नहीं, नौकरी तो सबको मिलती है, वहाँ अच्छी तनख्वाह मिलती है। तो वैसे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना भी एक अपने आप में बहुत यानी मज़ेदार चीज़ थी। तो आपको ज़रा आप हरदम एक न्यूनेस रहती है, आप आइडियाज सुस्ता नहीं सकते। ये नहीं है। अब मैंने तो खैर वैसे जब मैंने लॉ पढ़ा तो मैंने कुछ और नज़ारा देखा। ये नहीं है कि आप क्लास में जाइए और अपने 20 साल पुराने नोट्स में से डिक्टेशन देते रहिए, वो नहीं चलता। तो आपको रोज़मर्रा पे लेटेस्ट चीज़ें पता होनी चाहिए, अपडेट रहना। क्योंकि आपको नहीं पता है तो स्टूडेंट्स को पता है, और स्टूडेंट्स आपको फिर पूछेंगे और बताएंगे। मतलब ये उस समय ही था जब न हाँ। गूगल इतना था, न इंटरनेट इतना, उस समय भी उसके गूगल इंटरनेट के पहले भी पहले। तो स्टूडेंट बड़े अवेयर और बड़े स्मार्ट थे, और उनकी वजह से आपको अपडेटेड रहना पड़ता था। और क्लास में आप 70 लोग आपके सामने बैठे हैं, वो हर स्टूडेंट अपने आप को फन का समझता है। और वो फिर वहाँ ज़रा ये भी देखना पड़ता है कि भाई आप, हालांकि वहाँ उसको टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप नहीं होती, वहाँ पार्टिसिपेंट होता है, और आप भी वहाँ पढ़ रहे हैं उनके साथ, तो डिस्कशन होती है। उसमें फिर आपको फिर ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी पोजीशन ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो डिफरेंट ही मेंटेन रहे। रखना से। हाँ, तो वो कुछ लोगों को वो बड़ा चैलेंज लगता है। मुझे तो आपने से एंजॉय किया। मुझे बहुत मजा आया। तो एक मैनेजमेंट का इतना लगातार इनोवेटिव आइडियाज के साथ रहने वाला आदमी, और ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन राइट्स, ये सारे करते हुए ये ADR का आइडिया आपको वहीं ADR का आइडिया मुझे नहीं आया। ADR का आइडिया मेरे एक कलीग को आया था। नहीं, वो वही प्रोफेसर थे, उनको आया था। और मैं उनको 2-3 महीने तो यही कहता रहा कि ये मत करो यार, ये हमारा काम नहीं है। तो हमारा काम जो पढ़ना पढ़ाना, रिसर्च करना, वो है, वो करेंगे। वो लगे रहे उसमें।
फिर उनकी वजह से फिर मैं लग गया। फिर हम लोग काफ़ी थे जो इकट्ठे होकर जिन्होंने ये किया था। फिर उस चक्कर में एक बार लग गए तो लग गए। फिर उसी चक्कर में जब हमने ये PIL वगैरह किए तो वकीलों से वास्ता पड़ा, जजों से वास्ता पड़ा। उसी चक्कर में मैंने LLB कर लिया वहाँ। तो मैं रिटायर होने के बाद वकील हो गया। ADR के साथ जो एक विज़न डेवलप हुआ आपस में, आपकी बातचीत करते यार मित्रों में, फ्रेंड सर्किल में, मतलब कि मैनेजमेंट पढ़ते पढ़ते एक अपने देश को मैनेज करने की एक सोच डेवलप हुई? ऐसा कोई नहीं था कि कैसे, मतलब ऐसा कोई नहीं था। तो कैसे, मतलब इतना बड़ा ये लगातार ये भी ऐसे ही बढ़ा है, मतलब स्वाभाविक जैसे मेरी ज़िंदगी आगे आगे बढ़ी है उसी तरीके से ADR भी आगे बढ़ा है। ADR ने जब शुरू किया था तो ये था कि ये लोग जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे होते हैं। बहुत वो बहुत से तो ऐसे होते हैं जिनमें इनको सज़ा हो गई होती है। तो कानून ये था उस वक्त कि अगर किसी को सज़ा हो जाए तो किसी MP MLA को सज़ा हो जाए तो वो अपील कर सकता था। बाकी किसी नॉर्मल आदमी को सज़ा हो जाए तो वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। तो ये था कि भाई जो सज़ा हो गई है वो तो अलग बात है, किसी के खिलाफ केस चल रहे हैं उसका तो किसी को पता ही नहीं है। तो एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी इस मामले में, तो हमने उसके बारे में पढ़ा और ये पता लगा कि हमें लगा कि उसमें भी ये लिखा हुआ था कि जनता को पता होना चाहिए किस कैंडिडेट के खिलाफ कितने केस हैं। तो हम इस नुक्ते को लेके PIL में गए थे। तो PIL में तो चले गए, वहाँ से उस वक्त हमारा ये ख्याल नहीं था कि ये मामला इतना लंबा हो जाएगा। 30 साल 29-30 साल हो गए। 2000 के आसपास राजनीतिक अपराधीकरण एक तरीके से चरम पर 1999 में हमने शुरू किया था। ये राजनीतिक अपराधीकरण 1998 से ज़्यादा फोकस में आया था। तो फिर जब हमने हाई कोर्ट में PIL किया तो वहाँ हम जीत गए। हमने सोचा था हो गया काम, तो आगे अपने आप हो जाएगा। फिर पता लगा कि भारत सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हमें बड़ा अचंभा हुआ कि भाई सरकार को ऐसी क्या तकलीफ है, हमारे ख्याल में तो अच्छी बात है, ये अब कोर्ट भी कह रही है अच्छी बात। तो जब सरकार ने अपील की तो हम उसमें इन्वॉल्व क्या, हम रिस्पॉन्डेंट हो गए। पहले तो हम पहले तो हम वो थे पिटिशनर। अब मैं वकील हूँ क्योंकि मैं ये सब सीखा है मैंने। तो हाई कोर्ट में पिटिशनर थे, सरकार रिस्पॉन्डेंट थी। जब सरकार ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में तो वो अपीलेंट हो गए, यानी अपील करने वाले। हम रिस्पॉन्डेंट हो गए, हम तो थे ही उसमें। तो फिर वो लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ ये ठीक है। तो हमने कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर पता लगा कि सरकार पार्लियामेंट में कानून बदलेगी, और सरकार पार्लियामेंट उस वक्त चल ही रही थी। तो पार्लियामेंट में सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी किया। जैसे अभी केजरीवाल सरकार के खिलाफ अध्यादेश जारी किया, अध्यादेश किया कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा। तो हम लोग फिर उस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, ये कह के कि ये अध्यादेश या ये ऑर्डिनेंस असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये असंवैधानिक है और ये सूचना कैंडिडेट को देनी पड़ेगी। तो ये 4-5 साल किस्सा चला। उसकी वजह से फिर हम लोग इस चीज़ में ऐसे घुसे कि आज तक तो निकले नहीं। वो 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस था, उससे ये महसूस हुआ कि ये काम इतना आसान नहीं है, और अगर ये काम करना है तो इसमें तो फिर फुल टाइम लगना पड़ेगा। फुल टाइम तो नहीं, वो तो मैं रिटायर हो गया तो फिर ये करने लगा। हाँ, कुछ लोग तो अभी भी काम कर रहे हैं, मैं नौकरी भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। तो ADR के आइडिया का जो क्या कहना चाहिए मैच्योरिटी आई, वो उन 4-5 साल में आई।
उसके बाद फिर हमने कहा कि अब तो इसको करवा के ही छोड़ो, और अभी तक लगे हुए हैं, अभी तक हुआ नहीं है, तो वो चल रहा है किस्सा। तो इसका भी कोई ये नहीं था कि ये करेंगे वो करेंगे, ना वो ऐसे ही चलता रहा। लेकिन लगातार जब आप इसमें इन्वॉल्व हुए और बहुत सारे फ्रंट्स पर आपको सक्सेस मिली, और एडीआर के साथ आपका नाम देश के बाहर विदेशों तक भी, आपकी रिपोर्ट्स, हमने आपके तो- आंकड़े जो मैं वेबसाइट से देखे। हमने शुरू में भी ये सोचा था कि हम एडीआर का नाम मशहूर नहीं करना चाहते, हम तो एडीआर बनाना भी नहीं चाहते थे। तो बनाई इसलिए कि लोग वकीलों ने कहा कि कोई संस्था बना लो, उसके नाम से फाइल करो, उसी के नाम से जाएगी। हाँ। तो हमने फिर एडीआर के नाम को बहुत, हम चाहते थे कि जो मुद्दा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, वो होना चाहिए आगे, संस्था नहीं होनी चाहिए आगे। लेकिन फिर ओवर टाइम वो एडीआर का नाम आ गया, अपने आप आ चल गया। रहा था। ये नहीं था कि पहले अपने संस्था को प्रमोट करो। लेकिन अब तो पूरा नेशनल मीडिया आपसे एडीआर के बारे में हाँ, बात वो करने तो आता क्योंकि है, आप हम लगातार। नहीं, मीडिया के साथ भी यही हुआ। हम पहले मीडिया के पास गए थे गुजरात में, जब हम शुरू कर रहे थे, और मीडिया को कहा था कि ये करो और हमें कुछ जगह दे दो। उन्होंने कहा नहीं, आप एडवर्टाइज करिए, और इलेक्शन के टाइम पे तो एडवर्टाइजमेंट के रेट डबल हो जाते हैं। हमारे पास पैसा था नहीं, हमने कहा ठीक है, नहीं करते। तो जब हम ये भी एक सीखा कि अगर आप कुछ ऐसा करें जिससे मीडिया को लगे कि उनको इसके रिपोर्ट करने से फ़ायदा होगा, तो करेंगे। तो जो काम हम करते हैं, मीडिया उसमें कुछ वैल्यू देखता है, इसलिए मीडिया उसको लगाता है। लोग, कहना नहीं चाहिए, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें खाने खिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मीडिया को गोश्त देते हैं। हम तो चाय पिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं, लोग याद बस। मीडिया लोग आते हैं, मीडिया लोग रिपोर्ट करते हैं। और हमने कभी मीडिया से ये नहीं कहा कि आप हमारे लिए ये करिए। ये था कि वो आपको पुरानी कहावत है देहाती के, काम बोलना चाहिए, काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। तो काम अगर आपका ठीक है तो सब आपको देखते हैं। आपका सर राजनीति को देखने का पूरा एक पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ एक पूरा एक्सपोजर भी है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक का। वो तो सारे हिंदुस्तान में मैं तो एक फिलहाल जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है इंडिया की, फिलहाल आप इसके मतलब एक किस तरह के ट्रेंड्स देख रहे हैं, या पहले में और अब में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेकर, या और दूसरी चीज़ें मतलब कुछ स्ट्रेंथन हुई हैं, वीक हुई हैं, या एज इट इज़ हैं, या कुछ पॉजिटिव बदलाव हैं, या हम किसी एक कहा जाए कि डिग्रेडेशन की तरफ हैं, कुछ इस तरफ आप सोचते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में एक मुश्किल फेज में है। देयर इज अ, यानी डेमोक्रेसी, कभी कभी आप दुनिया भर के मुल्कों के देखें तो ये लगता है कि डेमोक्रेसी कुछ पिछड़ रही है या पीछे हट रही है। अब आप, सबसे बड़ा मशहूर मुल्क तो अमेरिका है, वहाँ जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना और जब वो इलेक्शन हारा, उसके लोगों ने इलेक्शन हार मानने से भी मना कर दिया, और उनकी पार्लियामेंट पे चढ़ाई की गई। तो वहाँ भी डेमोक्रेसी, वो कहते हैं डेमोक्रेसी सीम्स टू बी इन रिट्रीट। इसको हिंदी में पता नहीं क्या कहेंगे। ब्राज़ील में डेमोक्रेसी ज़रा थोड़ी सी ढीली है, ये हंगरी में ढीली है, फिलीपींस में ढीली है, टर्की में ढीली है। तो ऐसे कई जगह ये देखने को मिल रहा है कि डेमोक्रेसी, रशिया में तो खैर डेमोक्रेसी ना थी ना है, तो डेमोक्रेसी कुछ बैक फुट पे है, यहाँ भी है। और मैं समझता हूँ हर देश में डेमोक्रेसी के बैक फुट में होने के
अलग अलग कारण हैं, कारण एक नहीं है, लेकिन ये एक विश्वव्यापक फिनोमेनन दिख रहा है और उसका इंडिया भी उसका हिस्सा है। और इंडिया में बैकफुट पे होने की बहुत वजह है। तो देखते हैं, कभी कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये सोशल साइकिल हैं, चलते 75 साल 100 साल के बाद एक पूरा बदलाव आता है, फिर सोसाइटी नई करवट लेती है, कुछ ऐसा भी सुनने में आता है और हिस्ट्री में ऐसा देखा भी है। तो बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या होगा, लेकिन इस वक्त जरा एक बड़ा वैक्यूम है। वैक्यूम नहीं है, एक वैक्यूम इस दृष्टि से नहीं लगता सर कि जैसे आपने पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी के बारे में एक बताया, स्ट्रगल है। जैसे दुनिया सर कुछ काम चलाओ लीडर से काम नहीं चला रही है, कुछ ऐसा नहीं लगता है? भाई अब कोई बड़ा पर्सनालिटी उस तरह का कोई आप फिगर काम चलाओ पहले। कुछ लोग तो इन्हीं लीडर्स को भगवान मानते हैं। भगवान तो एक पूरी दुनिया में ऐसा फेस स्ट्रगल को हिंदी में क्या कहते हैं? संघर्ष। हाँ, एक संघर्ष है। एक संघर्ष ये है कि पहली बात तो किसी को ये नहीं पता डेमोक्रेसी क्या है। या मैं इसके बारे में जी। मैंने सोचा है काफ़ी। डेमोक्रेसी क्या है, हर जगह की डेमोक्रेसी की अलग अलग परिभाषा है। जो डेमोक्रेसी स्कैंडिनेविया के मुल्कों में है वो डेमोक्रेसी अफ्रीका में तो नहीं है। हाँ, वो एशियन कंट्रीज की अलग है। और अमेरिका गया था इराक में डेमोक्रेसी लाने, हाँ, उल्टा। और वहाँ क्या हुआ, और इजिप्ट में क्या हुआ। तो डेमोक्रेसी हर समाज को अपनी डेमोक्रेसी की परिभाषा को समझना है और उसकी तरफ काम करना है। भारतवर्ष में जो डेमोक्रेसी पिछले 75 साल में जिसको डेमोक्रेसी कहा गया है वो 100% डेमोक्रेसी तो थी नहीं। सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूँ, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, हम देश के लेवल पर तो डेमोक्रेसी है, बाहर जाके सब कहते हैं कि हिंदुस्तान एक बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। अच्छा, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी तो है। अच्छा, डेमोक्रेसी को चलाता कौन है? कहने को तो जनता चलाती है। हाँ। लेकिन जनता को रोज रोज डेमोक्रेसी थोड़ी चलाती है। जनता तो अपनी खाने पहने रहने की फिक्र करती है। राजनीति को चलाते, डेमोक्रेसी को चलाते हैं राजनीतिक दल। हमारा कोई भी राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक तो है नहीं, एक भी नहीं है। तो मैंने तो ये टेलीविजन पे कह दिया था कि जी हमारा लोकतंत्र खोखला है, कि जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं राजनीतिक दल वो लोकतांत्रिक नहीं है। मुझे लोगों ने कहा कि आप कह रहे हैं लोकतंत्र खोखला है, ये तो आप देश का बदनाम कर। मैंने कहा भैया खोखला तो है ना, ऊपर डेमोक्रेसी है और नीचे सब खाली। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है कि नहीं है बड़ा मुश्किल है कहना। और मैं ये कई जगह वैसे कह चुका हूँ फॉर्मली कि हमारा लोकतंत्र नहीं है। जब तक राजनीतिक दल लोकतांत्रिक नहीं होते तब तक हम अपने आप को लोकतंत्र नहीं कह सकते। और ये ना सिर्फ मैंने कहा है, ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक होना बहुत जरूरी है। तो नटशेल में डेमोक्रेसी को हम कैसे कहें क्लेमेंट? देखिए, नटशेल में डेमोक्रेसी को तो ये कहा जाएगा कि हर नागरिक को ये महसूस हो कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो चाहता हूँ, उसका कहीं असर होता है। अब आप किसी नागरिक से पूछ लीजिए, नागरिक भी तरह तरह के हैं। कुछ नागरिक बहुत सक्षम नागरिक हैं, कुछ सक्षम नहीं हैं। आप सक्षम से सक्षम नागरिक से पूछ लीजिए देश में कि भाई आप जो सोचते हैं, आप जो चाहते हैं, उसका कहीं असर होता है कि नहीं। अगर कोई कह दे कि मेरे कहने से असर होता तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो लोकतंत्र एक ऐसी चीज नहीं है कि आपने कह दिया कि जी अब हम लोकतंत्र हो गए। लोकतंत्र एक लोकतांत्रिक वो है सफर प्रोसेस। आप उस लोकतांत्रिक प्रोसेस में कहाँ तक पहुँचे हैं वो हर
समाज के लिए अलग है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं डिग्री ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, कि इस समाज की डिग्री ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन कितनी है। अब आप लोग फिर ये पूछते हैं कि भाई कहाँ है डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा। मैं समझता हूँ स्कैंडिनेविया के मुल्कों में है, या हमारे ट्राइबल सोसाइटीज़ में है। ट्राइबल सोसाइटीज़ में कितनी थी और कितनी है मैं कह नहीं सकता, मैंने उनको इतना स्टडी भी किया है। ओके। क्योंकि कोई भी सोसाइटी हो, कितनी भी छोटी कितनी बड़ी, अगर उसमें कोई मुखिया है, अब वो मुखिया कैसे मुखिया बनता है वो फैसला करेगा कि डेमोक्रेसी है कि नहीं, या कैसी डेमोक्रेसी है। उसके बनने का प्रोसेस क्या है? हाँ, और बनने के बाद उसके मुखिया रहने का प्रोसेस क्या है। फंक्शनिंग। हाँ, वो वहाँ पता लगेगा कि वो लोकतांत्रिक तरीका है कि नहीं। तो इतना सा नहीं है कहना कि ये जो एक ये रोमांटिक नोशन है कि पुराने ज़माने में बड़ी डेमोक्रेसी थी। भैया ठीक है, नहीं थी, मुझे नहीं पता।